साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय भर्ती परीक्षा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2008 हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ में 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप सबको पता है कि राजकीय महाविद्यालय में यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है और उसमें बहुत अच्छी सीट हिंदी विषय में और अन्य विषयों में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए आवश्यक है कि पुराने प्रश्न पत्र में किस तरह के सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल किस तरह के पूछे गए थे, इस बार जो कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, किंतु जो प्रारंभिक परीक्षा है वह पूर्ववत जैसे पहले के समय में होती थी वैसे ही परीक्षा इस बार भी होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरह के प्रश्न पूछता है, उसका प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, तो इसको देखना बहुत आवश्यक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 महीनों में जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपी हायर के जो प्रश्न पत्र पुराने भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लें। शुरू करते हैं आज। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी वीडियोज़ हम लोग यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूपी हायर की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, विभिन्न विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी जगह पर ये सब वीडियो जो है खास करके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वे आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। इनके द्वारा रचा गया रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और तुलसीदास ने आप देखें तो समन्वय की एक विराट चेष्टा तुलसीदास के काव्य में दिखती है। वह सगुण और निर्गुण का समन्वय हो, वह शैव और वैष्णव और शैव का समन्वय हो, हर तरह के समन्वय आपको दिखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, बिहारी। तो अगर समग्र रूप में देखा जाए पूरी हिंदी कविता में तो जो सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं वे सूरदास हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जा सकता है। सूर ने वात्सल्य रस का जैसा मनोहर वर्णन किया है वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं। स्पर्धा का भाव बालकों में स्वाभाविक होता है। सूर के काव्य में इसकी सुंदर व्यंजना इस प्रकार हुई है कि मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। सूरदास के संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निबाह कर गए। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, खास करके रामचंद्र शुक्ल का जो मत है कि बंद आँखों से वे वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झाँक आए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रसास्वादन। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है। नाटक काव्य का एक रूप है। रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय से रसानुभूति कराती है, उसे नाटक कहते हैं।
नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण भारती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व को चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवेत् 1873, विशस्य विषमौषधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 और सती प्रताप 1883। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, नया साहित्य नए प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, भट्टार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भट्टार्क। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के पात्र भट्टार्क का है। 1928 ईस्वी में रचित स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं भट्टार्क, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया इत्यादि। अगला प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। मेरी समझ से तो मेरी शरीर के धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। भारत दुर्दशा में कि भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है। चंद्रगुप्त में इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, गलत है। ऑप्शन बी है अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये सही है कि अंधेर नगरी जो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके पीछे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्देश्य था वो था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे यही लक्ष्य था। भारत दुर्दशा नाट्य या हास्य रूपक है। इस नाटक में भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। अगला प्रश्न है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशिष्टता क्या थी? ऑप्शन है ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग। ऑप्शन बी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। ऑप्शन सी है नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य में पद्य में करना। ऑप्शन डी है हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें जो सबसे अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी
वह है रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। नाटक के सभी पक्ष से भारतीय निरीक्षण जुड़े हुए थे। आप देखिए कि कितने प्रश्न भारतीय निरीक्षण से संबंधित पूछे गए हैं 2008 की परीक्षा में। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतीय निरीक्षण से माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि ऑप्शन ए, दृश्य बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। ऑप्शन सी, नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों के भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। तो यही इसमें सही है कि नाटक जो देखने वाली जनता है वह प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक अभी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एक ज़माने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्य भी आज वैज्ञानिक तकनीक से मंच पर प्रस्तुत और सुगम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि नाटक देखने वाली जो सामान्य जनता है वह प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? ऑप्शन है व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक, संभाषणात्मक और वस्तु व्यंजक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वस्तु व्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजक धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। लेकिन यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सबसे अधिक संभव है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो स्टेटमेंट है, यह परीक्षा में अलग से भी इस कथन को पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है। शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध हैं भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थीं तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी। ऑप्शन है पल्लव, साकेत, जौहर, परिमल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात पल्लव। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति पल्लव थी। पल्लव पंत की पूर्ण प्रतिभा की उन्मेष की सर्वप्रथम रचना है। पल्लव की भूमिका प्रवेश के माध्यम से छायावादी विरोधियों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। पल्लव को छायावाद युग का मैनिफेस्टो कहा जाता है, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम छायावाद के बहिरंग पक्ष की परीक्षा हुई। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? ऑप्शन है मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओमकारनाथ, मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहता। गोदान उपन्यास में जो शिक्षक पात्र है वो मेहता है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। यह उपन्यास 1936 में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। इसमें किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इसके प्रमुख पात्र हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन और गोविंदी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन ए, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। ऑप्शन बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। ऑप्शन सी है, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। ऑप्शन डी है, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। ये सही। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत
और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने की कोशिश इसमें की गई। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है, प्रेमचंद ने इसे अमर बनाया। अगला प्रश्न है, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में किस विशेष रचना का अंश है? बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन में स्कंदगुप्त है, चिंतामणि है, दिव्या है, गोदान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिव्या। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह पंक्ति यशपाल द्वारा रचित जो महत्वपूर्ण उपन्यास है दिव्या का अंश है। यह 1945 में रचा गया ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। स्कंदगुप्त के विषय में देखते हैं कि प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं। कई बार परीक्षाओं में अंकों पर आपको विशेष ध्यान देना है। नाटक देखें तो उसका प्रकाशन कब हुआ, उसमें अंक कितने हैं, उसके पात्र कितने हैं, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप कथन पर, संवाद पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यह बेसिक चीज़ है, यह आपको पता ही होनी चाहिए। खास करके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हों, भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, चाहे जयशंकर प्रसाद के नाटक हों, चाहे मोहन राकेश के नाटक हों, तो जो महत्वपूर्ण नाटक हिंदी के हैं उनको आपको विशेष तौर पर जानने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है। ऑप्शन ए, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन। तो इसका सही उत्तर है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे आदि। अगला प्रश्न है, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए है, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है। ऑप्शन बी है, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। यही सही होगा, क्योंकि भले ही उसमें आंचलिक भाषा के शब्द हैं आप देखें, लेकिन उसमें परिवेश और पात्र के अनुरूप भाषा का यथोचित प्रयोग फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ। मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन है सुमिरत दास का, ऑप्शन बी है पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, ऑप्शन सी है फणीश्वरनाथ रेणु का, ऑप्शन डी है प्रशांत का। इसका सही उत्तर होंगे ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। 52 ने आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का यह आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। इसका प्रकाशन कब हो रहा है? 1954 ईस्वी में। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबंधित है। अब ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मैला आंचल में किस गांव की कहानी, तो इसमें मेरीगंज गांव से भी संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह मैला आंचल का गांव हो, चाहे गोदान का गांव हो, चाहे वह राही मासूम रजा के आधा गांव की बात हो, तो वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। रेणु द्वारा जो रचित
अन्य उपन्यास हैं उसमें परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। यह एक कथा की कहानी की यह महत्वपूर्ण खासियत प्रेमचंद ने बताई है कि कितने ही सिद्धांत थे जो एक ज़माने में सही माने जाते थे, आज के समय में वे झूठे सिद्ध हो गए, असत्य सिद्ध हो गए। लेकिन कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है, और जब तक यह मानव सृष्टि रहेगी मनोभाव का बदलाव नहीं होने वाला। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता ही मनुष्य को हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इसी भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। अगला प्रश्न है, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में किस कहानी का अंश है? ऑप्शन है ईदगाह, अलग्योझा, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और यह ऑप्शन डी ये गुल्ली डंडा की है कि जब वो सफल होकर के गांव में जिसके साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा होता है उसके पास जाता है तो देखता है कि लड़कपन में तो मैं उसके समकक्ष था, हम में और इसमें कोई भेद न था, लेकिन इस पद को पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना नहीं समझता अपने बराबर का, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में गुल्ली डंडा कहानी का ये स्टेटमेंट है। प्रेमचंद में है कि एक ऐसे बच्चे की कहानी जो साल भर ईद का इंतजार करता है ईदगाह में, और जब उसे मेले के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं तो भी वह खुद पर न खर्च कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? ऑप्शन है कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से ये ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी साहित्य में व्यक्ति का जो महत्व है वह यदि किसी ने प्रतिष्ठित किया तो जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है सभ्यता का रहस्य, ऑप्शन डी है ईदगाह। तो सही उत्तर होगा ईदगाह। प्रेमचंद की कहानी जो ईदगाह है उसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें मानवीय संवेदना और जीव जगत के तथ्यों को जोड़ा गया है। कफन कहानी का उद्देश्य आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी और बड़े लोग बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस मायने में भिन्न होता है कि ऑप्शन ए इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता, ऑप्शन बी शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है, ऑप्शन सी है जीवधारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है, ऑप्शन डी है देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। साहित्य का जो इतिहास है वो साधारण इतिहास से इस प्रकार से भिन्न होता है कि देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनकी मानव रहित या विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास साहित्य के इतिहास में जो परिभाषा दी है कहा है कि जबकि बहुत प्रसिद्ध यह स्टेटमेंट है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जो जनता की चित्तवृत्ति होती है वह आचार्य शुक्ल कहते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती। चित्तवृत्ति यानी उसके सोचने समझने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं
राजनीति, समाज और सांप्रदायिक धार्मिक परिस्थिति उस युग की क्या है, उस पर बहुत कुछ वह डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित में किस साहित्याचार्य की स्थापना है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य भरत, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य भरत मुनि। भारतीय जो काव्यशास्त्र है उसमें जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है वह भरत मुनि ने दिया। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो एक सूत्र दिया कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति, यही क्या है, इसे ही रस सूत्र कहते हैं। यही रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता कौन कौन हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। भट्ट लोलट जो है, इसकी परिभाषा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के माध्यम से, संकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और आचार्य अभिनव गुप्त जो है वो अभिव्यक्तिवाद के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा दिखाई पड़ती है? ऑप्शन है हरियाणवी, ऑप्शन बी है मराठी की, ऑप्शन सी है राजस्थानी की, ऑप्शन डी है पंजाबी की। तो सही उत्तर है राजस्थानी की। क्योंकि मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए उनकी जो भाषा है उसमें राजस्थानी भाषा की छौंक यानी राजस्थानी भाषा के शब्द आपको उनकी रचना में देखने को मिलेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की एक प्रमुख कवित्री हैं। इनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग दिखता है और मीराबाई की जो उपासना है, उनकी जो भक्ति है, वह माधुर्य भाव की। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं रचनाएं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाउनी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। कवि केशव दास की जो कृति रामचंद्रिका है वह अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यह एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका में केशव दास की जो संवाद योजना है, इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ है तो वह है संवाद योजना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि रामचंद्रिका की जो खासियत है वो संवाद योजना बहुत बेजोड़ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की दृष्टि से छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका को उन्होंने छंदों का अजायब घर कहा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। आगे देखते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा। इनकी अन्य रचनाएं हैं रतन बाउनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं और राम कथा और राम का गुणगान इसमें। जब आप राम काव्य परंपरा को देखेंगे तो उस राम काव्य परंपरा में रामचंद्रिका के कारण तो केशव दास का एक प्रमुख स्थान राम काव्य परंपरा में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, ये किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देव। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, उक्त पंक्तियां जो है देव की हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रसविरस, उल्टी कहत नवीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? ऑप्शन है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, ऑप्शन बी है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ऑप्शन सी है नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, ऑप्शन डी है भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आधुनिक काल के साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो गद्य को साहित्य के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, चूँकि इसमें और इसको गद्य काल भी कहा जाता है आधुनिक युग को, क्योंकि गद्य विधा का जो विकास है वो आप देखें तो आधुनिक काल में ही होता है। भारतीय युग में पहली बार नाटक, पहली बार निबंध,
पहली बार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। आधुनिक काल के पहले का जो पूरा हिंदी साहित्य वो मूलतः किस पर कंसंट्रेट है? पद्य पर, सिर्फ पद्य लिखे गए। अगला प्रश्न है, वे कवि जो काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रगण्य हैं। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी है मैथिली क्षण गुप्त, ऑप्शन डी है रूप नारायण पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैथिली क्षण गुप्त। वे काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं, उनमें अग्रणी हैं मैथिली क्षण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली क्षण गुप्त को व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मैथिली क्षण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक युग के तुलसी हैं क्योंकि उन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की, और इनका प्रिय छंद हरगीतिका है, इसलिए हरगीतिका के बादशाह कहे जाते हैं। इनकी लोकप्रियता का मूल आधार जो है वो साकेत ग्रंथ है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती बहुत महत्वपूर्ण है, झनकार, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखाचित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेखाचित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ मूल्यांकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखाचित्र है। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से, शब्द वाली जो रेखा यानी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके समग्र रूप के पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, वही क्या होता है? रेखाचित्र। श्री राम शर्मा के रेखाचित्रों का प्रथम संग्रह बोलती प्रतिमा शीर्षक से 1937 में प्रकाशित हुआ। और आप जानते हैं कि रेखाचित्र लिखने में सर्वाधिक प्रसिद्धि यदि किसी को मिली तो वे महादेवी वर्मा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग 2008 की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं राजकीय महाविद्यालय की हिंदी विषय की, उसके प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।